समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सबिका सैयद और हमारे साथ हैं द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता, जो आपके देश और दुनिया से जुड़े सवाल लेते हैं। शेखर, सीजेपी का प्रोटेस्ट काफ़ी दिन हो गए। सोनम वांगचुक के फास्ट को भी आज 20वां दिन हो रहा है। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? कैसे प्रोग्रेशन हो रहा है? अरविंद केजरीवाल भी कल होके आए। कितना लोग कंपैरिजन कर रहे हैं अन्ना आंदोलन से, तो इस पे आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, पहली बात है कि जो अभी हो रहा है, जो इनका एक रोष है लोगों में, नौजवानों में, जो स्टूडेंट्स में खास करके, जी। वो एक जेन्युइन है, जी। असली है। क्योंकि लोग इतनी तैयारी करते हैं कोई एग्ज़ाम की, माँ बाप पैसे खर्च करते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं, कंपटीशन की एकेडमीज़ के लिए जाते हैं, फिर दिन रात पढ़ने के बाद अचानक कहीं 2 जगह पेपर लीक हो गया तो कैंसिल हो गया, फिर जी। आप दोबारा जाइए, तो वो बहुत उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। और कई हमारे हमारे यहाँ एग्ज़ाम सिर्फ ये नीट के और जेईई के नहीं हैं, हमारे यहाँ तो पुलिस कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम है, अग्निवीर के भी एग्ज़ाम है। खैर अग्निवीर का तो फिर उसमें कंट्रोवर्सी कोई नहीं रहती, लेकिन नौजवानों को हर चीज़ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसमें लगे बार बार करे यार ये तो दोबारा करना पड़ेगा, तो उससे गुस्सा बहुत आता है। फिर ये लगता है कि यहाँ तो लीकेज पकड़ी गई, क्या पता कहाँ कितनी लीकेज हो रही हो। तो हर कोई सोचता है कि मैं अगर नहीं क्वालिफाई किया पिछली बार या मैं नहीं सिलेक्ट हुआ तो इस यही होगा कि दूसरे के को लीक होके कुछ मिल गया होगा। जी। तो इस बातों से गुस्सा है, तो गुस्सा ठीक पकड़ा है। ऐसे ही अन्ना मूवमेंट के टाइम भी एक करप्शन के ऊपर गुस्सा था, वो ठीक पकड़ा था और उसकी एक सपोर्ट बेस भी बन गई थी। उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते थे जी। और उसमें भी ऐसे ही कुछ कुछ पॉलिटिशियन वहाँ पहुँचते थे, इतने नहीं लेकिन कुछ कुछ पहुँचते थे। लेकिन उसमें जो मंच में शुरू से ही पॉलिटिकल एलिमेंट ज़्यादा था, क्योंकि मैं उस टाइम लिख रहा था बार बार, तो ये लोग नाराज़ हो जाते थे कि अरविंद केजरीवाल का जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है ये पॉलिटिकल मूवमेंट है और वो कह रहे हैं कि हमें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी ही बनेंगे। जी। और जब वो बन गए तो हमने उसका स्वागत किया था कि ठीक है, अब रास्ते पे तो आए। तब तक तो वो बात कर रहे थे कि हम नया संविधान ले आएंगे और क्रांति हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो उनको एक मुर्गा मिला था, वो अन्ना हजारे था। अच्छा, अन्ना हजारे बहुत तेज हैं, क्योंकि वो करते रहे और वो भी तेज हैं, ईगो भी है उनकी। तो कभी मैंने लिखा भी था कि महात्मा गांधी तो महात्मा थे, उनको हमेशा सेल्फ क्वेश्चनिंग होती थी, वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी फास्ट करते थे कई बार। उनको तो यही इसी बात का यकीन नहीं था कि मैं महात्मा हूँ, लोग उनको महात्मा बोलते थे, उसी पर वो अपने आप से डिबेट करते थे। यहाँ एक आदमी है, उसको इसी बात में कोई शक नहीं था कि मैं ही महात्मा गांधी हूँ, महात्मा जी। भी हूँ और गांधी भी हूँ। तो वो फेक था, अन्ना हजारे फेक था। लेकिन उस टाइम उसमें इतनी ज़्यादा टीवी चैनल्स की सपोर्ट थी, जी। ज़्यादातर मीडिया की सपोर्ट थी, टीवी चैनल्स की बहुत ज़्यादा थी। कई टीवी चैनल के एंकर्स उनके मंच पे जाके स्पीच भी दे आए जी। कि बहती गंगा में हाथ धो लो। तो कुछ कुछ अभी ऐसा नज़र आ रहा है, एक और छोटी मोटा कोई फिल्म स्टार या कुछ ऐसे लोग वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके रील बना रहे हैं। अरे एक आदमी की जान पे आई हुई है, आप वहाँ पे रील्स बना रहे हो। या जो जो जेएनयू के स्टूडेंट्स भी चले गए डफली लेके वहाँ पे नाचना गाना, एक आदमी की जान पे आई हुई है। तो अन्ना हजारे को अकल आ गई कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मार देंगे, फिर कुछ मिलेगा जो मिलेगा, मैं क्यों मरूं, जान है तो जहान है। तो वो वहाँ से निकल गए। जी। तो जब वो वहाँ से निकले, उन्होंने जब फैसला किया कि वो फास्ट तोड़ देंगे, कुछ एक दो प्रॉमिस हुए उनके साथ, पार्लियामेंट में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ और डिस्कशन में आपने देखा पार्लियामेंट्री यूनिटी थी कि करप्शन के खिलाफ कुछ करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आप संविधान ही बदल देंगे देश का। तो जब उन्होंने अपना फास्ट तोड़ा तो एनडीटीवी में शाम हर चैनल पे डिस्कशन था उसके ऊपर, एनडीटीवी के डिस्कशन में मैं भी था। तो वहाँ पे
एक उनकी जो सपोर्टर थी, उनके सब सपोर्टर्स ने कहा कि फास्ट नहीं तोड़ना चाहिए था, मर जाते तो क्या बड़ी बात थी। तो सबसे ज्यादा उसमें मेधा पाटकर ने बोला जी। कि कुर्बानी तो होती है, अगर वो मर भी जाते तो मतलब मुझे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है कि तोड़ना नहीं चाहिए था, कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। तो उसमें मेरा जवाब था कि आप क्यों नहीं बैठे। हर किसी के लिए कहना बड़ा आसान होता है। तो उनको ये बात समझ आ गई और वो उनकी जान बच गई। अब ये सोनम वांगचुक फंसे हुए हैं, और जैसे फंसे हुए हैं, पता नहीं कितने आप लोगों ने गाइड फिल्म देखी होगी। जी। तो गाइड फिल्म में कुछ ऐसे ही होता है बाद में कि देवानंद को फंसा लेते हैं कि आप बहुत बड़े साधु हो, यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, इस गांव में पुरानी कहानी है कि बहुत लंबा सूखा पड़ा था, तो एक साधु बाबा आए, उन्होंने बैठ के बहुत दिन अनशन किया, तो भगवान ने बारिश कर दी। तो उसमें जब वो भूखे, और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं जेल से आया हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, कोई मानता नहीं है। तो वो अपने आप से बात करते हैं देवानंद। बहुत अच्छा उनका अपने आप से डिस्कशन है। तो उसमें एक बार जो कोई मंदिर में कोई केला रख गया, प्रसाद रख गया, उनका दिल करता है मैं खा लूं। फिर वो सोचते हैं कि मैं खाऊंगा तो जो इतने हजारों लोग हैं जो जिनको मेरे से उम्मीद है, उनका क्या होगा, अल्टीमेटली मर जाते हैं। तो ये एक डिलेमा होता है जी। जिसमें एक इंसान फंसता है। तो अब ये सोनम वांगचुक उसमें फंसे हुए हैं। ये सरकार यूपीए 2011 की नहीं है। ये सरकार को कोई चिंता नहीं है, वो होगा तो लद्दाख से हैं, लद्दाख की पॉलिटिक्स और बहुत है। जी। लद्दाख में सब बुद्धिस्ट भी नहीं है, लद्दाख में करीब आधे लोग तो शिया मुस्लिम हैं, उनकी अलग कंस्टिट्यूएंसी है, ये एक अलग कंस्टिट्यूएंसी है, 3.5 लाख के करीब कुल पॉपुलेशन है। और इंस्टाग्राम से सरकार डरती नहीं है। अभी अभी जो ये मूवमेंट है वो ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर जी। है, और वो सरकार का रिएक्शन भी है ये। हालांकि मैं चाहूँगा कि सरकार की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव लेके कम से कम सोनम वांगचुक का फास्ट खत्म करवाया जाए। कुछ डायलॉग शुरू। कोई डायलॉग, कंसेशन, कोई बात, अब पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है, उसमें कोई डिस्कशन, लेकिन उनको और ज़्यादा फास्ट पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके हाल देख के लगता है कि जेन्युइन फास्ट है, जी। ये फेक फास्ट नहीं है। फेक फास्ट भी हमने देखे, हमने भी अपने यूनिवर्सिटी डेज वगैरह में देखे हैं, फेक फास्ट पीछे से अब केला खिलाए तंबू के नीचे से। तो ये वैसा फेक फास्ट नहीं है। अन्ना हजारे का भी फेक नहीं था, उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि ये एक तरीका अच्छा है। और अब मुझे लगता है कि जैसे सीजेपी खुद को पीछे रख के इनको आगे रख रही है, जी। उनमें से तो कोई अपनी जान खतरे में डाल नहीं रहा। एक दो स्टूडेंट्स हैं जेएनयू के जो मुझे लगता है कि लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स हैं, जी। वो हैं, और एक ये हैं। सोनम जी। तो इसके अंदर दूसरी बात होती है, कोई भी एजिटेशन जब होता है तो डिमांड एक मैक्सिमलिस्ट से आप शुरू होते हैं, लेकिन आप फिर कोई रीजनेबल चीज पे सेटल कर लेते हैं। यही गांधी जी का भी रिकॉर्ड है, जब भी वो बैठे उन्होंने फिर एक रीजनेबल चीज पे आके सेटल कर लिया कि इतना तो मिला, फिर आगे देखेंगे। शुरू किया पूर्ण स्वराज से, जी। लेकिन फिर बोल दिया सेल्फ गवर्नेंस। तो ऐसे नेगोशिएटिंग पोजीशंस कुछ होनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो सरकार है ये परवाह नहीं करती है, जी। और उनको ये भी नहीं लगता कि उनकी इमेज कोई ख़राब होगी, और ये किसी मिनिस्टर को निकालने वाली नहीं है ऐसे दबाव में आके, जी। क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार किया तो फिर होगा। देखिए, कांग्रेस के लोग भी अब कहते हैं कि महाराष्ट्र में करप्शन 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 बात हुई, और बीजेपी ने कहा खूब इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो बीजेपी ही चला रही थी। ये तो बाद में केजरीवाल एक तरफ अलग हो गए, लेकिन असली तो बेनिफिट उसका नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हुआ, तभी उनकी मेजोरिटी आई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बिना नहीं आती। जी। और उसके अंदर बाबा रामदेव वगैरह कौन लोग थे जो गए हुए थे, और काफ़ी जो क्राउड भी आ रहा था वो भी आरएसएस का था। तो विवेकानंद फाउंडेशन से भी उसकी प्लानिंग थी। तो उस सब के बीच में प्रेशर में आके कि महाराष्ट्र में बहुत करप्शन है, वो आदर्श स्कैम हुआ, फलाना स्कैम हुआ, कांग्रेस पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर को निकाल दिया, अशोक चौहान। अशोक चौहान निकले, वो एक स्टॉलवर्ट पॉलिटिकल फैमिली थी कांग्रेस पार्टी की, उनके पिता भी थे नेता। जी। उनके निकलने से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, मराठा वोट गया, और उसके बाद से पार्टी
मोस्टली डाउनहिल रही। कभी जी 2024 चुनाव में कुछ सीटें आ गई, लेकिन मोस्टली डाउनहिल रही। अब अशोक चौहान कहाँ है? वो तो बीजेपी में है। तो ये बात सब समझ गए हैं। तो जी उस और बीजेपी वाले खुद आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो बड़ी बेवकूफ़ है और बड़ी कमज़ोर है कि उन्होंने सारे कंसेशन दबाव में दिए अन्ना मूवमेंट के। ये कभी नहीं करने चाहिए थे। जी उसका फ्लिप साइड ये है, इसका मतलब है कि वो कभी नहीं करेंगे। तो हम्म इस चक्कर में फंसे हुए हैं और इसी में सोनम वांगचुक के साथ किसी को बात करके या उन्हें किसी से बात करके ये लोग जो जाके उनको बार बार उकसा रहे हैं, उनकी वो तो एक लंच भी मिस नहीं कर रहे हैं। जी तो जो आदमी अपनी जान को दाव पे लगा के बैठा है, सो हर कोई चाहता है कि कोई शहीद हो जाए मेरे अलावा। जी तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। अब शेखर, ये जो आंदोलन चल रहा है, ऑपोजिशन ने बोला है कि वो इस बात को और उनकी डिमांड्स को पार्लियामेंट में रखेंगे मंडे को जो शुरू हो रहा है। तो अनुभव सक्सेना इस बारे में पूछ रहे हैं कि इस सब में ऑपोजिशन की और गवर्नमेंट की रणनीति क्या है। वो कह रहे हैं कि सीजेपी का प्रदर्शन जो है, जो आप अभी कह रहे थे, अब सोनम वांगचुक के अनशन और भारत सरकार की उदासीनता पर ज़्यादा केंद्रित होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये धीरे धीरे मोदी सरकार के लिए अन्ना हजारे आंदोलन जैसा पल बन सकता है, क्योंकि सरकार इसे लेकर अहंकारी दिखा रही है, या फिर ये विपक्ष की कमजोरी को देखते हुए सरकार की सोची समझी रणनीति है? नहीं, देखिए, सरकार की इसमें कोई रणनीति नहीं है। ये एक अपने आप इमर्ज हुआ है। जी अपने आप इमर्ज हुआ है और इसको शुरू करने वाला क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी में रहा है, तो उसके तरीके कुछ आम आदमी पार्टी वाले हैं। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो दिल्ली में रोज नहीं होती है। अभी है कि आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है, लेकिन मुझे लगता है ऑर्गेनिकली शुरू हुआ है। ऑर्गेनिकली शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पे आगे बढ़ा है। आज उस जमाने में जब अन्ना मूवमेंट था, ट्विटर था और फेसबुक थी, आज के ज़माने में इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम। तो ये इंस्टाग्राम जनरेशन का ये मूवमेंट है। अब इसमें सब लोग जो मेंबर बने सीजेपी के, कल को चुनाव हो गया तो उसके लिए वोट देने वाले नहीं है। अब मुझे ये भी यकीन नहीं है कितने लोग वोट देने आएंगे, जी लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप बना है बन चुका है। और उसने एक पॉलिटिकल मुद्दा तैयार किया है हम्म जिसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होगी। हम्म अन्ना मूवमेंट और इसमें, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत फर्क है क्योंकि हम्म अन्ना मूवमेंट के पीछे बहुत भारी पॉलिटिकल सपोर्ट थी, जो उस समय पॉलिटिकल फोर्स ऑन द वे अप थी। बीजेपी उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट थी। जी इसके पीछे पहली बात तो कोई और पार्टी वे अप पे अभी है नहीं। बाकी सब पार्टी तो टूट रही हैं। ये देखिए, ये भी कमाल की बात है, मैं लिखूंगा भी इसके बारे में आजकल में, कि 240 सीटें सिर्फ लेके पार्लियामेंट में बीजेपी ने देश को सिंगल पार्टी सिस्टम बना दिया है। जी तो उसमें इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं है। जी खुलेआम तो आम आदमी पार्टी की सपोर्ट भी नहीं है। कांग्रेस, एक कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूक 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 के कर पीता पीता है। है, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार अन्ना मूवमेंट में वो फंस गए थे जी और उसके पीछे पॉलिटिक्स कोई और थी। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी में भी सब उसको समझे थे। जी बाद में समझ आई हम्म जब ये किरण बेदी वगैरह सब जी बीजेपी की तरफ गए तब और बाबा रामदेव, हालांकि बाबा रामदेव को देखते ही समझ आनी चाहिए थी, पर बाद में समझ आई। तो उनको अब लगता है कि पता नहीं है किसकी चाल है, ये ऑपोजिशन की स्पेस ना ले ले। हो सकता है मोदी सरकार की नहीं तो बीजेपी की चाल हो कि ऑपोजिशन की स्पेस ही ले ले और ये लाइट वेट है, कल को इनको सरकार काबू कर लेगी। तो इसलिए कांग्रेस में भी डिफिडेंट है इसके जी बारे में। जी अब इसी पे अर्जुन मलिक ये पूछ रहे हैं कि जो मोदी सरकार है, उनके रिस्पॉन्स की स्ट्रैटेजी क्या है। वो कह रहे हैं कि अब मोदी सरकार में अब तक किसी मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। नीट और सीबीएसई जैसे मामलों में गलतियां सबको साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अगर मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा होता, तो क्या इसे उनकी एक निर्णायक और सख्त नेता की छवि और मजबूत ना होती? इसके बजाय सरकार अपनी गलती मानने से बचती हुई और ज्यादा अहंकारी दिख रही है। क्या देखिए, आपको नहीं लगता कि आगे चलकर ये रवैया सरकार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? देखिए, आगे चलकर क्या होता है वो तो भविष्य में है, उसकी हम कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते, लेकिन हम जो रिकॉर्ड है और जो स्टाइल है वो देख सकते हैं। मोदी सरकार का स्टाइल नहीं है कि कभी भी किसी चीज़ की गलती मानी जाए, जी क्योंकि वो सोचते हैं अगर एक बार गलती मान लो तो आपको फिर चिपक जाती है। हम्म तो इसलिए अभी डिमोनेटाइजेशन की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, तारीफ भी नहीं करते हैं कि हमने ऐसे किया। वो तो धुरंधर टाइप फिल्मों में फेक एक प्रोपेगेंडा होता है, उसके अलावा बात नहीं करते हैं। तो जो, लेकिन उसके बावजूद मिनिस्टर्स निकाले जाते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं निकाले जाएंगे कि आप उसको किसी कारण से
अभी लिंक कर लें। जी। तो कई वरिष्ठ मंत्री हैं जो निकाले गए हैं, आपके उपराष्ट्रपति निकाले गए हैं, हुँ, और उसके पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, ऐसे ऐसे सीनियर मिनिस्टर भी निकाले गए, गायब हो गए। हुँ, कभी कभी टीवी पे इधर उधर आके बोलते हैं। तो बीजेपी में कुछ होता है समय के साथ, लेकिन वो अपनी पॉलिटिक्स देख के करते हैं। जी, वो दबाव में कभी नहीं करेंगे, और यही खतरा सोनम वांगचुक को है, क्योंकि ये एक मैक्सिमलिस्ट डिमांड हो गई है। जी। अब इसी मामले में अंकित का सवाल है कि मोदी 3.0 के आधे कार्यकाल तक पहुँचते-पहुँचते क्या बीजेपी इतनी ज़्यादा जीत चुकी है कि वो असली सुधारों को लेकर लापरवाह हो गई है? और क्या विपक्ष इतनी बार हार-हार के उसने लड़ाई की इच्छा ही छोड़ दी है? अगर दोनों बातें सही हैं, तो क्या राजनीतिक प्रतियोगिता का धीरे-धीरे खत्म होना ही भारत की सबसे बड़ी चुनौती बन रही है? देखिए, इस समय तो ये चुनौती बन रही है, क्योंकि कई जो रीजनल पार्टीज थी, जी। जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी थी, जैसे वेस्ट बंगाल में टीएमसी, हुँ, वो हारने के बाद अपना कोहेजन नहीं रख पा रही है, अपनी एकता नहीं रख पा रही है। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो मैं लिखता रहता हूँ कि उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, क्योंकि पार्टी में आप क्यों एक साथ रहते हैं? हुँ, कोई आइडियोलॉजी होती है। अगर आइडियोलॉजी नहीं है तो आप पार्टी में एक ही कारण से रहते हैं कि आपको सत्ता मिलती है, पावर मिलती है, उसका फायदा उठा सकते हैं। अब पावर नहीं रही, सत्ता नहीं रही, तो पार्टी में क्यों रहेंगे? जी। शिवसेना के साथ भी ये हुआ। बम्बई में एक जमाने में शिवसेना की, वो कहते थे कि आइडियोलॉजी है, हुँ, इस महाराष्ट्रवाद थी। जी। फिर वो महाराष्ट्रवाद से बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बन गए। अगर आप हृदय सम्राट बन गए, तो फिर मोदी तो आपसे बड़े सम्राट हैं, वो आ गए वहां पे। तो महाराष्ट्र के जो हिंदुत्व वाले वोटर्स थे, उन्होंने कहा ये तो बिग बॉस है, मोदी जी को वोट देना है, इनको क्यों वोट देना है, ये जी। तो उनके साथ हैं ही। और जब वो अलग हुए, तो जो हिंदुत्व का वोट था वो बीजेपी के साथ रह गया। हुँ, तो ये मुझे एक बार उद्धव ठाकरे ने कहा भी था बातचीत में, बाद में मैं कोट कर चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ इसके बारे में। उन्होंने कहा था कि बाला साहब ने गलती करी महाराष्ट्रवाद से हिंदूवाद को शिफ्ट करके, हुँ, क्योंकि हिंदूवाद में मोदी जी आके हमारी जमीन ले सकते हैं, और ले ली उन्होंने। जी। अगर हम महाराष्ट्रवाद पे रहते तो वो नहीं ले पाते। तो एक जो छोटी सी आइडियोलॉजी थी वो भी खत्म हो गई। हालांकि मैं तो कई बार कहता हूँ कि जो शिवसेना की जो मेन आइडियोलॉजी थी, वो तो वो तो पैसे बनाना, एक्सटॉर्शन थी, और उसके लिए आपको सत्ता चाहिए। जी, या आपको सत्ता चाहिए, या आपको मैं डरपोक सरकार चाहिए। डरपोक क्या, जो सरकार आपके साथ डील करे, जी, कॉम्प्रोमाइज हो। जी। अब वो संभव नहीं है। तो उस वजह से शिवसेना भी टूट गई। हुँ, और अब देखिए, पार्लियामेंट में दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, जो दो फैक्शंस भी हैं डिलिमिटेशन वगैरह के ऊपर। तो इन सब चीज़ों से एक तरह से सिंगल पार्टी सिस्टम बनता जा रहा है। जी, इससे दो बातें हुई हैं। एक तो ये कि सारी पार्टियां जो बीजेपी को चैलेंज करती थी, चुनौती देती थी, कमज़ोर हो गई हैं। शिवसेना ने भी चैलेंज दिया था पिछली बार 2024 में, तभी तो 240 हुए। जी। ऐसे ही टीएमसी ने, ये सब कमज़ोर हो गई हैं। उधर टीआरएस, जो बीआरएस बन गई थी, हुँ, चौबे जी बनने गए थे, छब्बे रह गए दुबे। उन्होंने कहा भारत की पार्टी बन जाएंगे, तेलंगाना से वो रह गए, उसमें भी स्प्लिट हो गई, उनकी बेटी एक तरफ चली गई। तो ऐसी स्थिति में ये जो सारी जमीन थी इन राज्यों में, वो खाली हो गई अपोजिशन के लिए, और ये सब कांग्रेस की जमीन थी। तो एक तरह से बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा फेवर किया है कि देखिए, आपकी जमीन आपके लिए अवेलेबल है, आप आके इसको लीजिए ना। जी। पर कांग्रेस को उसमें काम करना पड़ेगा। हुँ, वो ऐसे ही आपके ऊपर सत्ता नहीं आती है। राइट। तो एक, आप जो नॉर्थ ब्लॉक है पुराना, वहाँ कभी आप जाएंगे तो उसके ऊपर एक लिखा हुआ है अंग्रेजों ने, कुछ उस टाइम तो बड़ा रेसिस्ट बात ही लिखी, कॉलोनियल राज था, कि कुछ ऐसे है कि लिबर्टी डज नॉट डिसेंड ऑन ए पीपल। अपने आप लोगों को आज़ादी नहीं मिलती है, उन्हें खड़े होकर उसको अर्न करना पड़ता है। तो हो सकता है कि वो हमारी आंख में उंगली डाल रहे हो एक कॉलोनियल बात कह के, लेकिन वो सच्चाई है। हुँ, अगर आपको सत्ता चाहिए तो आपको ऑटोमेटिकली नहीं आती कि लोग जी, इससे परेशान हो गए तो आपको देंगे, ऐसे नहीं होता। जी। आपको बहुत दिन रात काम करना पड़ता है, 24/7/365/5, हुँ, 5 साल, कई बार 5 साल से ऊपर भी काम करना पड़ता है। अब बीजेपी को देखिए, 1984 में 2 सीटें आई थी बीजेपी की, सिर्फ 2। तो राजीव गांधी ने कहा था, 2 बीजेपी की आई थी, और 10 मेरे ख्याल जनता पार्टी की आई थी, और 3 सोशलिस्ट की, कुछ ऐसी थी।
तो राजीव गांधी ने कहा कि हमने ऑपोजिशन के लिए 10+2+3 सिस्टम कर दिया है। उस टाइम हमारा स्कूल कॉलेज का सिस्टम वही जी। होता था, 10 साल स्कूल, फिर 2 साल दो सेकेंडरी, और उसके बाद फिर 3 साल कॉलेज। तो जी। 10+2+3 सिस्टम कहते थे। उसके बावजूद अब देखिए बीजेपी ने कितनी लड़ाई की, कितने दिन नए एजेंडा पॉइंट्स ढूंढे। तो ये कांग्रेस के लिए मौका है। ये देश फिर से, अभी वन पार्टी सिस्टम है, हम्म। लेकिन ये 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है। जी। लेकिन कांग्रेस को उसके लिए अपनी औकात बनानी पड़ेगी। हम्म। अब विपिन गुप्ता ये पूछ रहे हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं। क्या आप इस ट्रेन के बारे में बता सकते हैं और इससे इससे भारत को क्या फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसकी, पर एक बेसिक चीज़ ये है कि हाइड्रोजन जो होता है, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप पानी को स्प्लिट करें तो उसमें से हाइड्रोजन निकलती जी। है। लेकिन पानी को स्प्लिट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो अगर वही एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो आप हाइड्रोजन का क्या फ़ायदा है? हम्म। तो ये नहीं कि हाइड्रोजन का फ़ायदा नहीं है, उसमें एक एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आप ग्रीन एनर्जी हम्म। यूज़ करके पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन बनाते हैं, इसलिए उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो आपको जो सोलर बिजली मिली, उससे आपने इस्तेमाल करके पानी से हाइड्रोजन बनाया, हम्म। उसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया भर में अब एक नया ट्रेंड है, नई रिसर्च हो रही है। तो ये मैं कहूँगा एक तरह से एक डिस्प्ले प्रोजेक्ट है। छोटी सी रेलवे लाइन है, कोई इतनी लंबी नहीं है, लेकिन ये शुरू हो, आगे चले और भारत ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ और जा सके, हम्म। क्योंकि भारत के पास सोलर पावर बहुत है। हम्म। और सच्चाई है कि भारत ने सोलर पावर में, हाउस होल्ड सोलर में भी वो नहीं किया जो भारत कर सकता था। जी। हालांकि पीएम सूर्य ग्रह योजना शुरू हुई है, और लोग चाहें तो अपने छत के ऊपर लगा के और ग्रिड में बिजली दे सकते हैं, और आपका जो बिजली का बिल आता है महीने में, उसमें से एडजस्ट हो जाता है। हम्म। तो जैसे हरियाणा में, गुड़गांव में लोग बहुत कर रहे हैं, कईयों के जी। पास तो पैसे वापस भी आ रहे हैं। तो ये सब करके भारत में आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, और सोलर जैसे बढ़ता है वैसे आप उससे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और बना सकते हैं। तो ये एक फ्यूचर की तरफ, भविष्य की तरफ देखने की चीज़ है। जी। अब हमारा अगला सवाल सिंह फ्रॉम सिडनी का है। वो अभी नए-नए हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बने हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ हमारे शोज़ आपको अच्छे लगेंगे। वो पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना विकास और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से इतना आगे निकल गया और हमें उस स्तर तक पहुँचने में शायद कई दशक लग जाएँगे? क्या इसकी वजह ये थी कि हम अमेरिका के कैंप में नहीं थे, कम से कम 2010 तक, या फिर वोट बैंक की राजनीति, भ्रष्टाचार, बढ़ती आबादी, या इन सब का मिला-जुला असर था? ताइवान और साउथ कोरिया जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों ने भी पिछले 50 सालों में तेज़ विकास किया, तो भारत क्यों नहीं कर पाया? देखिए, इसका बहुत लंबा जवाब होगा, इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, पूरे दिन की सेमिनार हो सकती है, अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं। लेकिन भारत की समस्या ये है, हमारी समस्या हिपोक्रेसी है। जी। तो हम किसी को भी हम दोष देना चाहें दे सकते हैं, और लोग जिसको जो सूट करता है, कोई रिजर्वेशन को बोलता है, कोई पॉलिटिक्स को बोलता है, कोई डेमोक्रेसी को बोलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हिपोक्रेसी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है कि सोशलिज्म अब नहीं चलता है, हुँ। और सबको करीब 50 साल से पता है कि सोशलिज्म अब नहीं चलता है, वो आउटडेटेड चीज़ हो गई। लेकिन बात हम अभी भी सोशलिज्म की करते हैं, और कई सोशलिस्ट काम भी करते हैं। फिर साइड पे क्योंकि नहीं चलता है, हम कुछ कुछ थोड़ा रिफॉर्म कर दिया, थोड़ा इसमें कभी लाइसेंस कोटा राज खत्म कर दिया, कभी कुछ टैक्स कम कर दिए, फिर अगले बार प्रेशर आया, थोड़े टैक्स बढ़ा दिए, फिर वेलफेयर पे पैसा और खर्च करना शुरू कर दिया, उसके लिए टैक्स और बढ़ा दिए। तो हम दिल से इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं कर पाए हैं। जी। और देखिए, अगर मोदी जी को भी आप देखिए, उन्होंने कितनी बार बोला गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। जब कोविड के बाद बोल रहे थे कि ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, हम सब लोग भी कह रहे थे कि नेवर वेस्ट ए क्राइसिस। तो उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ 1-2 हुँ। स्ट्रेटेजिक एरियाज को छोड़ के कहीं नहीं रहेगी। अब देखें कि 12.5 साल हो गए, एक एयर इंडिया को छोड़ के किसी को प्राइवेटाइज नहीं किया सरकार, जी। बल्कि और नए पीएसयूज बना रही है। तो फिर आप कोई बोलेगा चाइना में भी तो सरकार कंपनी चला रही है, लेकिन वो चाइना का सिस्टम एक और है। चाइना जो सरकारी कंपनियां हैं, उनके अंदर भी बहुत मेरिटोक्रेटिक और बहुत टफ मैनेजमेंट बनाती है। और चाइना ने पहले बहुत प्लान करके, लंबा प्लान करके, पहले लो लेवल मैन्युफैक्चरिंग, फिर हायर लेवल मैन्युफैक्चरिंग, और उनको टेक्नोलॉजी
दूसरे की कॉपी करने, चोरी करने में कोई शर्म नहीं है और हम टेक्नोलॉजी से भागते रहते हैं। अब जैसे बीजों की बात है, वो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जीएम सीड्स हैं। दुनिया भर में अब जीएम सीड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। बल्कि एफबीआई के जो फॉर्मर चीफ थे ग्रे, उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि चीन के लोग आ रहे हैं, जासूस आ रहे हैं और हमारे खेतों में जा रहे हैं और ज़मीन खोद के जो बीज बच जाते हैं उनको उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सीड टेक्नोलॉजी को वो चोरी करेंगे। तो चीन अब जीएम टेक्नोलॉजी के सीड्स यूज़ कर रहा है। वो कॉटन में तो यूज़ कर ही रहा था, अब वो सोयाबीन में भी कर रहा है, मेरे ख्याल कॉर्न में भी शायद शुरू हो रहा है। तो सब में उनकी यील्ड भारत से 4-4 गुनी हो गई है। लेकिन हम अभी उसी में फंसे हुए हैं कि जीएम ठीक है कि जीएम ठीक नहीं है। भारत सरकार ने भी एक एफिडेविट दिया कोर्ट में कि कम से कम जो आपने खुद सरसों का जीएम सीड बनाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर पेंटल जो पहले वाइस चांसलर थे उनकी लैब है, उसने बनाया है, उसको हमें फील्ड में तो ले जाने दो। हमारे पास इतना सेफ्टी डेटा है, उसमें कुछ नहीं, किसी के सींग नहीं हुए उसमें। हम सब लोग ही जीएम खा रहे हैं इंडिया में। आप जितना भी दूध से बनी चीज़ खाएं, दूध पिए, पनीर खाएं, बटर खाएं, घी खाएं, वो जो गाय भैंस हमारी चारा खाती हैं उसके अंदर बिनौला होता है, कॉटन सीड 90-95% तो हमारी कॉटन जीएम ही है। और हम दुनिया से इतना सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मेरे ख्याल 10-12 बिलियन डॉलर्स का होगा, वो सारा तो जीएम सोयाबीन से बनता है। लेकिन हम उसमें अड़े हुए हैं, चीनी आगे निकल गए हैं। तो ये चीनी, जब उनको लगता है कोई चीज़ उनके देश के हित में है, फिर वो ऐसे एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं घुसते हैं। जी। अब नरेंद्र आर्य पूछ रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिनके बाद वहां की सरकारें गिर गईं। अब दोनों देशों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें हैं, लेकिन जो नुकसान उन देशों को हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकी। उनका सवाल ये है कि क्या ये घटनाएं उन देशों के लिए अच्छी थी या राष्ट्र विरोधी? भारत में भी विपक्षी दल अब ऐसे ही हालात पैदा करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। सरकार को ऐसे प्रयासों को कैसे देखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि इतना अलार्मिस्ट ना बने। विपक्षी दल भारत में ऐसे कोई हालात पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और भारत में हो भी नहीं सकते। भारत की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। तो इन देशों में जो हुआ वो अचानक जो स्ट्रीट पे एक तरह से चेंज हुई, सड़क पे प्रोटेस्ट से, वो अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे राजनीति में चेंज नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। लेकिन फिर भी आप देखिए कि दोनों में फिर चुनाव हुआ और चुनी हुई सरकार आई। आप क्या चाहते हैं, ये बेहतर है या जो पाकिस्तान में हुआ वो बेहतर है? तो इन दोनों देशों ने बल्कि ये दिखाया कि उसके पहले श्रीलंका ने भी, कि जो भी लोगों का गुस्सा हो सरकार के साथ, उसका फाइनल सोल्यूशन फिर चुनाव से और डेमोक्रेसी से ही निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों देशों ने, अब ये तो देखने की बात है सरकारें कैसा काम करती हैं, और उसको अब देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि पहली वाली कैसे कर रही थी। लेकिन डेमोक्रेसी, मुझे याद नहीं किसने कहा था, शायद चर्चिल ने या किसी ने, कि इट इज़ द मोस्ट इम्परफेक्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ एवरी अदर सिस्टम। तो इसमें मैस होती है और मैस डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन भारत में कोई कॉन्स्पिरेसी करके ऐसे हालात पैदा नहीं कर रहा है, ना कोई कर सकता है। जी। दिवाकर सिंह ये पूछ रहे हैं कि क्या बलूचिस्तान का पाकिस्तान से आज़ाद होना सच में संभव है? क्योंकि बांग्लादेश के उलट बलूचिस्तान सीधा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उसकी भारत से कोई सीमा नहीं लगती और वहाँ की आबादी भी पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों के मुकाबले काफ़ी कम है। देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में देना आसान नहीं है। सवाल ये है कि बलूचिस्तान शांत पाकिस्तान के साथ रह सकता है कि नहीं, या वहाँ पे ये रिबेलियन इस तरह का चलता रहेगा। क्योंकि जितने बलूच पाकिस्तान में हैं उतने नहीं, लेकिन काफ़ी उससे आधे से ऊपर बलूच ईरान में है जी। और काफ़ी अफ़गानिस्तान में है। तो हो सकता है कि बलूच जो पाकिस्तान से बाहर हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, वो शायद पाकिस्तान से ज़्यादा हो। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसमें बलूच इस समय मेजॉरिटी में नहीं है, क्योंकि बाहर से ला के उन्होंने लोग सेटल किए हैं। तो जो वहाँ के शहर हैं, क्वेटा वगैरह, वो ज़्यादा लोग बाहर के आ गए वहाँ पे। तो इसीलिए बलूच गाँव में, दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में वहाँ रहते हैं और उनके साथ ज़्यादती भी बहुत हो रही है। ज़्यादती हो रही है और ये भारत की तरह नहीं वहाँ काउंटर इंसर्जेंसी होती।
वहाँ पे फाइटर प्लेन भी यूज़ होते हैं, वहाँ पे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ होते हैं, वहाँ पे आर्टिलरी भी यूज़ होती है। उन्होंने पहले वो पख्तूनों के ख़िलाफ़ भी करी, जब टीटीपी के ख़िलाफ़ उन्होंने ज़रब-ए-अज़्म मेरे ख़्याल उसका नाम था ऑपरेशन, फाइटर प्लेन्स भी यूज़ किए, एक फाइटर उसमें उनका गिरा भी। तो पाकिस्तान में तो वो फिर क्योंकि आर्मी का राज है, सब यूज़ करते हैं और उससे फिर लोगों में भी रिएक्शन उसी तरह से ज़्यादा होता है। अब भारत दूर है बलूचिस्तान से बहुत, ये बांग्लादेश वाला हिसाब नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान इतना दूर दराज इलाका है, साथ में ईरान है, वो भी पुअरली गवर्नड है, अफ़गानिस्तान है, वो भी पुअरली गवर्नड है, रिमोट एरियाज़ हैं और उस एरिया में हथियारों की किसी को कोई कमी नहीं है। ये आज की बात नहीं है, 1989 में शायद हमने एक फीचर किया था, मैंने और मेरे साथ फोटोग्राफर थे प्रशांत पंजे, और इंडिया टुडे में अगर मिलेगा तो दिखाएंगे उसको आपको, उसकी स्क्रीनशॉट्स। वहाँ पे उस समय भी हर तरह के हथियार बाज़ार में मिल रहे थे, बल्कि आप सोचें कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी मिल रही जी। थी और मिग 27 का अंडर कैरेज भी मिल रहा था। कभी शूट डाउन हुआ होगा, अंडर कैरेज लेके आए थे, ये किस काम आएगा, तो ऊँट गाड़ी के नीचे लगा लेंगे। और जैसे आपके जार होते हैं जिसको मर्तमान कहते हैं, उनके अंदर गोलियां भरी हुई थी कि आपको कितनी चाहिए, वो तोल तोल के आपको मिल रही थी। बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे को और कौन सा हथियार दे सकते हैं, आपको टैंक T-59 T-62। तो हमने कहा वो फिर बोले हम आपको दे देंगे, बॉर्डर टपाने की जिम्मेवारी आपकी है, हम उसको ले जाना। तो मैं मजाक करता था कि दिल्ली में इतना ख़राब ट्रैफिक है, उस ज़माने में तो और भी ख़राब था, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं थी कि सब लोग आसपास से आके तंग करते हैं, मैं भी अपना टैंक लेके जाता हूँ एक यहाँ से। तो वहाँ पे हथियारों की किसी को बिल्कुल भी कमी नहीं है, आपको हर तरह का हथियार मिल सकता है। आपको हर तरह का हथियार मिल सकता है, बल्कि उस आर्टिकल में किसी को कोट किया था एक दुकानदार को कि आप कौन कौन से हथियार दे सकते हैं, तो उसने कहा हम एटम बॉम्ब को छोड़ के कोई भी हथियार दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये बात तो आज से कई 37 साल जी। पुरानी है। तो अब क्या स्थिति आप समझ सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वहाँ इतने हथियार दिए गए हैं, ये अफगान जिहाद के समय, जो पहले जिहाद के समय, और एक गन कल्चर भी है वहाँ पे। जी। अब आज का आखिरी सवाल निकुंज संघाय ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका के पास ऐसा कोई विकल्प है जिससे वो ईरान को अपनी बात मनवा सके? और अगर नया समझौता होता है तो क्या अमेरिका JCPOA के मुकाबले ज़्यादा रियायतें मिलेंगी या कम? देखिए, अमेरिका चाहता तो ज़्यादा है, क्योंकि ट्रंप को तो यही कहना है ना कि मेरे से पहले जो ओबामा ने किया था, देखिए कभी वो बराक ओबामा नहीं कहते हैं, जी। वो बहुत लोडेड एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, बराक हुसैन ओबामा कहते हैं। तो उसका सिर्फ उसमें जो डॉग विसल है, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो एक मुस्लिम ओरिजिन है, लेकिन हुसैन, तो हुसैन का वो डॉग विसल शिया इस्लाम की जी। तरफ है। तो उससे उनका कहना ये है, इंसिनुएशन ये है कि बराक ओबामा एक शिया मुस्लिम देश की तरफ सॉफ्ट थे। ये अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है और बेवकूफ़ को इंस्टिगेशन काफ़ी होती है। तो वो बार बार कहते हैं, तो उनको उससे ज़्यादा चाहिए। अगर आप मुझे पूछें तो JCPOA इतनी ख़राब डील नहीं थी, वो ठीक ठाक थी, और ईरान एक मॉडर्न देश बन जाता समय के साथ साथ, क्योंकि जो ईरान की जनता है वो चाहती है कि मॉडर्न देश बन जाए। ईरान की जनता क्लर्जी के राज में नहीं रहना चाहती, लेकिन जब नेशनलिज्म आगे आ जाता है तो लोग सब चीज़ को भूल जाते पीछे हैं। रख देते हैं। फिर लोग कहते हैं कि देखिए, दुनिया का इतिहास बताता है कि किसी देश में भी आप बॉम्बिंग से रिजीम चेंज नहीं करा पाए, क्योंकि बॉम्बिंग जब आप करते हैं तो लोग बल्कि इकट्ठे होते हैं, जी। आपके दुश्मन बनते हैं। आप ये नहीं कहते कि बॉम्बिंग हमारे इंटरेस्ट में हो रही है, नहीं तो फिर वियतनाम वाले क्यों नहीं कम्युनिज्म को छोड़ के आ गए, ऐसे नहीं होता है। जी। तो ये कुछ पेचीदा मसले हैं, लेकिन ईरान में भी जो उसका रिजीम है वो कमज़ोर है, उसको भी चिंता है। अगर नज़र आएगा कि उन्होंने कंसेशन ज़्यादा दिए ट्रंप को, तो उनकी भी छुट्टी हो सकती है। जी। और वहीं पे ईरान और पश्चिमी एशिया इस समय फंसे हुए हैं। जी। शेखर, हमारा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे मेंबर्स का, हमेशा की तरह हमें इतने इंटरेस्टिंग सवाल देने के लिए, हमें सोचने पे मजबूर करने के लिए। हम फिर हाज़िर होंगे अगले हफ्ते एक और शेखर से सवाल के साथ। और आपके सवालों से मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ, तो मेरी तरफ से भी आपका धन्यवाद।